बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर यहाँ से MCQs बनाया जा सकता है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई सिम्पसन बॉल या कोई मैजिक बॉल है। अब इस मैजिक बॉल को हम इस पॉइंट से, इस हाइट से इसको फॉल करते हैं, वो टेबल की सरफेस से क्या करता है, कोलाइड करता है। तो जैसे इस टेबल की सरफेस से कोलाइड करेगा तो आफ्टर कोलिजन हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला बॉल इस मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा है, मतलब जिस हाइट से इसको छोड़ा गया था उसी हाइट को ये अटेन कर रहा है, वही उसी पॉइंट के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से ये वापसी आया, टेबल की सरफेस से कोलाइड करेगा। फिर आफ्टर कोलिजन हम देख रहे हैं कि ये वाला बॉल इस मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा है। फिर यहाँ से ये वापसी आएगा, इस टेबल की सरफेस से कोलाइड करेगा। फिर हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला बॉल इस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की कोलिजन में हमें देखने को मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही। अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं यहाँ रास्ते में लॉस होती तो ये वाला बॉल टकराने के बाद कभी भी अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन ना कर पाता, लेकिन ये तो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही बल्कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि ऐसा सिस्टम जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती हो जब उस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ के बिटवीन कोलिजन होती है। तो यहाँ पे हमने देखा टेबल और इस बॉल के बिटवीन कोलिजन हुई, तो आफ्टर कोलिजन हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही बल्कि कांस्टेंट है। तो इसीलिए हमने इस कोलिजन को नाम दिया इलास्टिक कोलिजन का। अब देखते हैं जी इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्टील बॉल है। अब इस स्टील बॉल को जैसे हम इस पॉइंट से हाइट से फॉल करते हैं तो वो इस टेबल से कोलाइड करता है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आफ्टर कोलिजन ये वाला बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पे पहुँच रहा है और फिर यहाँ से वापसी आएगा तो इस टेबल से फिर टकराएगा। हो सकता है कि टकराने के बाद यहाँ तक पहुँचे या फिर इसी टेबल के साथ इन कांटेक्ट में रहे। ठीक है, मतलब इसी टेबल के साथ जुड़ा रहे। तो इस तरह के केस में हमें देखने को मिल रहा है कि बॉल जो है वो टकराने के बाद अपनी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुँच रहा। तो इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई होगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी लॉस किस वजह से हुई है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे डिफॉर्मेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है। अब वो डिफॉर्मेशन यहाँ पे किस तरह की हुई है, डिफॉर्मेशन का मतलब कि जब ये वाला बॉल इस टेबल की सरफेस से आके कोलाइड करेगा तो हो सकता है इस बॉल की शेप में चेंज आ जाए या जो टेबल है इसके साइज में, शेप में चेंज आ जाए। हो सकता है ना, पॉसिबल है कि ये जैसे टकराए तो टेबल टूट जाए। तो इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि डिफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। और यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगी, उसकी वजह से भी एनर्जी जो है वो लॉस होगी। और यहाँ पे जाहिर सी बात है जब टकराएगा तो साउंड भी आएगा और जब कोलिजन होगी तो हमें नज़र नहीं आएगा लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो लाइट में भी चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं है सिस्टम की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कोलिजन इन विच देयर इज़ अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि इस कोलिजन में हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो हमारी लॉस हो रही है आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो ग्रेटर होगी, जाहिर सी बात है। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन होगी इन इलास्टिक कोलिजन की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने कहा कि डिफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर डिफॉर्मेशन की वजह से एनर्जी लॉस होती है तो इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इलास्टिक कोलिजन में भी डिफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो किस तरह की है कि जब ये वाला बॉल इस टेबल की सरफेस से कोलाइड करेगा तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे होगी, मतलब बॉल की शेप में चेंज आ सकता है।
लेकिन वो जो डिफॉर्मेशन के लिए एनर्जी यूज़ होगी वो सारी की सारी एनर्जी टकराने के बाद इस बॉल में वापसी आ जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रही, डिफॉर्मेशन ज़रूर होगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करें तो डिफॉर्मेशन ना हो, डिफॉर्मेशन ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पे कौन सी होगी, इलास्टिक। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे टकराते वक्त जो है वो यूज़ होगी डिफॉर्मेशन के लिए, वो सारी की सारी एनर्जी टकराने के बाद फिर वापसी आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है इलास्टिक कोलिजन में, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में जो डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट होती है, परमानेंट बॉडी में चेंज आ जाता है, और इसमें परमानेंट चेंज नहीं आता, डिफॉर्मेशन दोनों प्रोसेस में होती है। ठीक है जी। यहाँ पे जो इलास्टिक कोलिजन की मैथमेटिकल इक्वेशन होगी वो होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो नियरली इक्वल टू होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। मतलब हमने देखा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल, फाइनल भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो नियरली इक्वल आ रही थी किसके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही थी। ठीक है, होती ज़रूर है थोड़ी बहुत, लेकिन वो नियरली इक्वल टू हमने कह दिया है। मतलब अगर 100% हम कंसिडर नहीं कर सकते, 100 में से 98, 90 या 95% जो है वो एनर्जी लॉस नहीं होती, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वही हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि बॉडी रिमेन्स सेपरेटेड। याद रखिएगा, ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की निशानी के तौर पे हमने पॉइंट बनाया है कि जब भी कोलिजन होगी तो आफ्टर कोलिजन बॉडी जो है वो सेपरेट रहेंगे, कोलिजन के फ़ौरन बाद बॉडी जो है अलग अलग हो जाएंगे दोनों बॉडी, तो इस तरह के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास होगा इन इलास्टिक में थर्ड पॉइंट वो होगा बॉडीज़ रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब टकराएंगे जब बॉडी कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन भी हमें देखने को मिलेगा कि वो दो बॉडी आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के कोलिजन को हम नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है जी। आपने अक्सर इसी पॉइंट को गौर किया होगा कि जब रोड पे एक गाड़ी मूव कर रही होती है तो पीछे से जब आके गाड़ी अगली गाड़ी को टक्कर मारती है तो वो पीछे वाली गाड़ी भी अगली गाड़ी के साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है, टकराते टाइम वो भी साथ साथ उसके लगी रहती है। तो इसका मतलब ये कौन सी कोलिजन थी, ये इन इलास्टिक कोलिजन थी। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी, ये ज़रूरी नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास एग्जांपल होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, लेकिन इन रियल लाइफ हम जो भी कोलिजन देखते हैं उसमें हमारे पास कभी भी इस तरह की कोलिजन नहीं होती कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो। थोड़ा बहुत परसेंट जो है 5-10% एनर्जी ज़रूर लॉस होती है, लेकिन हम मैक्सिमम को कंसिडर करते हैं। अगर 90% हमारे पास एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि हम आइडियल केस सिर्फ कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल का है, लेकिन इन रियल लाइफ हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है वो परफेक्टली ही इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं डिस्कस कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक स्टील का बॉल है, लेट करें कि हमारे पास ये एक स्टील बॉल है। अब इस स्टील बॉल को आप देखकर बताएं कि ये इलास्टिक कोलिजन होगी या इसकी इन इलास्टिक कोलिजन, हम डिस्कस कर सकते हैं। एक स्टील का बॉल है, उस स्टील के बॉल को देखकर आपने बताना है कि इसकी इलास्टिक कोलिजन होगी या इन इलास्टिक कोलिजन होगी। तो शाबाश स्टूडेंट्स, बताइए कि स्टील बॉल की इलास्टिक कोलिजन होगी या इन इलास्टिक कोलिजन होगी। तब आपको देखने से यहाँ पे लग रहा है कि स्टील बॉल को तो हमने कंसीडर किया था इन इलास्टिक कोलिजन में, तो इसका मतलब स्टील बॉल को देखकर हम कहेंगे कि ये इन इलास्टिक कोलिजन का केस होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर यही आपके माइंड में आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसकी इलास्टिक कोलिजन होगी या इन इलास्टिक कोलिजन होगी। हमेशा कोलिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन होगी, कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स ज़रूर हों जिसके बिटवीन आपकी कोलिजन होगी। तो सिंगल ऑब्जेक्ट को कभी भी देखकर आप नहीं बता सकते कि इसकी जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। इसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक स्टील का बॉल था, उसे जैसे ही हमने इस टेबल
पे फॉल किया तो हमने देखा कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुई है परमानेंट, तो हमने कहा कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अगर मैं उसी स्टील बॉल को कंसीडर करूं और न्यूटन क्रेडल एक्सपेरिमेंट में देखूं, क्योंकि न्यूटन क्रेडल एक्सपेरिमेंट में भी हमारे पास क्या होते हैं, स्टील के बॉल होते हैं। अब ये भी क्या है, स्टील का बॉल है। अब ये स्टील का बॉल जब इससे आके कोलाइड करेगा तो यहाँ वाला जो बॉल था वो उतनी दूरी पे आगे मूव करेगा, जितनी दूरी से इसको छोड़ा गया था उतनी दूरी पे ये वाला बॉल आगे मूव करेगा। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि जब ये वाला बॉल इस बॉल से आके टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो यहाँ से एक बॉल आगे मूव करेगा। अगर यहाँ से दो बॉल आके यहाँ पे कोलाइड करेंगे तो यहाँ से फिर दो बॉल आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी स्टील का बॉल है, लेकिन यहाँ पे कोलिजन किस तरह की है, इलास्टिक कोलिजन है। ये इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है। तो इसका मतलब देखें, स्टील का बॉल था, वहाँ पे भी स्टील का बॉल, यहाँ पे भी स्टील का बॉल। तो स्टार्ट में मैंने कहा था कि अगर स्टील का बॉल हो तो बताएं कि इलास्टिक कोलिजन होगी या इनइलास्टिक। तो आपके माइंड में आ रहा था कि इसकी इनइलास्टिक होगी। तो मैंने कहा कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को देख के आप कभी भी नहीं बता सकते। तो अब देखें, स्टील का बॉल यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। वही स्टील का बॉल इलास्टिक के लिए भी यूज़ हो रहा है, इनइलास्टिक के लिए भी यूज़ हो रहा है। लेकिन अब हमें इनइलास्टिक और इलास्टिक का कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को देखकर। अगर हमें दूसरे ऑब्जेक्ट का पता होगा, जिस तरह यहाँ हमारे पास क्या है, टेबल, तो जब वो स्टील का बॉल टेबल से कोलाइड करेगा तो इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये इनइलास्टिक का केस है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि टेम्परेरी तौर पे डिफॉर्मेशन है, फिर वो सारी की सारी एनर्जी वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के केस में ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ पे क्या आपने पॉइंट डिस्कस किया कि आप हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट्स का पहले पता करें, फिर आप कोलिजन के बारे में बता सकते हैं कि वो कोलिजन इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। कि जिस तरह की मर्जी कोलिजन हो, सिस्टम की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं कह रहा, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। अब लास्ट में एक और छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि हमारे लिए बेटर इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक कोलिजन है, तो हम कौन सी यूज़ करें, हमारे लिए कौन सी कोलिजन अच्छी रहेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं, आप इलास्टिक चाहते हैं या इनइलास्टिक चाहते हैं। उसकी हम छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, अगर आपके पास एक कार है, मतलब आपने एक न्यू गाड़ी ली है, अब आप चाहते हैं कि ये या गाड़ी जब भी किसी और ऑब्जेक्ट से टकराए तो मेरी इस गाड़ी का नुकसान ना हो। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आपकी इस गाड़ी का टकराने के बाद कहीं पे भी लग सकती है तो इसका नुकसान ना हो, तो आपका फिर केस बनेगा इलास्टिक, मतलब आप फिर प्रेफर करेंगे इलास्टिक कोलिजन को। अब इलास्टिक कोलिजन के लिए आप इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग इस तरह से करेंगे, शेप इस तरह की सेट करेंगे कि जब ये किसी ब्लॉक से टकराए तो इसका जो फ्रंट है वो ख़राब ना हो, मतलब इसका नुकसान ना हो, इसमें टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन ना हो, ताकि नुकसान गाड़ी का ना हो। लेकिन याद रहे, जैसे ही आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लेंगे, इलास्टिक कोलिजन को इस केस में डिस्कस करेंगे, तो फिर जैसे ही ये वाली गाड़ी इस ब्लॉक से टकराएगी तब गाड़ी का नुकसान तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग की हुई है कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी, टेम्परेरी तौर पर डिफॉर्मेशन होगी। अब गाड़ी तो आपने बचा ली, लेकिन टकराने के बाद जो एनर्जी होगी वो सारी की सारी इस ऑब्जेक्ट को मिलेगी, और जब इस ड्राइवर को सारी एनर्जी मिलेगी तो ये ड्राइवर अपनी सीट पे नहीं रहेगा, बल्कि इस शीशे से बाहर निकलेगा, इसका नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब देखें, आप गाड़ी को बचाना चाहते थे, इसीलिए आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग की कि आपकी यहाँ पे टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हो, लेकिन आपने बंदे का नुकसान कर दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं। लेकिन अगर आप इस बंदे को बचाना चाहते हैं और गाड़ी का नुकसान करना चाहते हैं तो फिर आप कौन सी कोलिजन लेंगे जी, फिर आप कोलिजन लेंगे इनइलास्टिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप
गाड़ी की डिज़ाइनिंग इस तरह से करेंगे, शेप इस तरह से बनाएंगे कि जब वो गाड़ी किसी ब्लॉक से टकराए, जैसे ही टकराएगी तो अब वो इसका जो फ्रंट होगा गाड़ी का वो सारे का सारा ख़राब हो जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि आपने इसके अंदर जो इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है वो इस तरह से की है कि जब ये टकराए तो इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो। अब वो सारी एनर्जी डिफॉर्मेशन में यूज़ हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इसका सारा जो गाड़ी का फ्रंट होगा वो ख़राब हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। लेकिन इस बंदे को कम एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से इसका नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपने बंदा बचाना था, गाड़ी का नुकसान करवाना था, तो आपने प्रेफर किया इन इलास्टिक कोलिजन को। अगर आप गाड़ी का नुकसान नहीं करना चाहते, बंदे का नुकसान चाहते हैं, तो फिर आपने प्रेफर किया इलास्टिक कोलिजन को। तो इसका मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है। जिस तरह की आपकी चाहत होगी उसी तरह आप इलास्टिक या इन इलास्टिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।